डॉक्टर देवीना मेहरा जुड़ गई हैं, उन्हें जोड़ लेते हैं। रिसर्च में गहरी पकड़ रखने वाली देवीना को देश की लीडिंग मनी मैनेजर्स और बेस्ट मार्केट माइंड्स में गिना जाता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल देवीना मेहरा के पास वेल्थ मैनेजमेंट में करीब 3 दशक का अनुभव है। आइए समझते हैं कि इस समय इंडियन मार्केट पर उनका क्या व्यू है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। आप काफ़ी बुलिश रही हैं मार्केट पर और काफ़ी आपकी कन्विक्शन सही रही है। अब इस समय मार्केट को लेकर कुछ डर लग रहा है या फिर अभी भी व्यू बुलिश है? अभी डर वाली स्थिति नहीं आई है कुछ। तो अभी भी ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स एक ही बार में मार्केट ऊपर नहीं जाता, तो बीच में कहीं थोड़ी करेक्शन आए, वो अलग बात है। पर अभी भी जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। अभी ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई खतरे की बात है। अभी तो रास्ता तय करना है, ऐसा लग रहा है। अ, फिर इसका मतलब यहाँ से मार्केट में और कितने गेन्स बन सकते हैं अभी? और ऑब्वियसली आप शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और आपके हिसाब से मार्केट में लीडरशिप कहाँ रहेगी? देखिए अनुज, जहां तक क्या रिटर्न बनेगा, मैंने आज तक, अब आपने बोला 30 साल, इसी साल मेरा मार्केट में जब मैंने नौकरी छोड़ के फर्स्ट ग्लोबल शुरू किया था, इसी महीने मैंने सिटी बैंक से रिजाइन किया था अगस्त 1993 में, और 1 अक्टूबर से बिजनेस शुरू किया था। तो मैंने कभी भी कोई भी निफ्टी या सेंसेक्स का टारगेट नहीं दिया है, ना दिवाली पर ना जनवरी में। तो वो तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी भी देखिए, बात ये है कि जो 2010 से 20 का जो दशक था, उसमें इक्विटीज ने बहुत कम रिटर्न दिया था। तब आपकी कंपाउंडिंग खाली 8.5% रही थी, और उस समय एफडी रेट ही 8 के आसपास चलते थे, तो आपको रिटर्न ही नहीं मिला था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाजार ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर चला गया है। तो जो क्रैश का डर होता है वो तब होता है जब बाजार अपने जो पहले के रिटर्न का जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ के बहुत ऊपर है, और वहां से बहुत लंबा रास्ता है गिरने के लिए। अभी वो स्थिति आई नहीं है, तो इसीलिए बाजार पर पॉजिटिव हूँ। जहां तक सेक्टर का सवाल है, वो भी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 5 साल के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा है। तो हम तो हर तिमाही पे एक बार देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर अभी भी अच्छे लग रहे हैं। तो जो सेक्टर हम लोग को सबसे ज्यादा समय से पसंद था, अब तो 2 साल होने को आए अक्टूबर 2021 से, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसके बारे में अभी पिछले कुछ महीनों से लोगों ने बात शुरू की है। पर हम हमारे लिए वो सेक्टर बहुत बड़ा विनर रहा है, और हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी की है, एक स्टॉक से दूसरे में गए हैं, पर अभी भी वो ओवरवेट सेक्टर है। और उसके अलावा जो इस अगर हम लोग जनवरी से देखें, तो हमारे सिस्टम्स ने जो चीज ऐड करने को कही और हमने ऐड की है, वो है ऑटो कंपोनेंट्स में, फार्मा में, दो एक कंस्ट्रक्शन स्टॉक भी। इस बार की जो तिमाही का हमारा रीबैलेंस रहा है, उसमें एक चीज बहुत समय के बाद मैं देख रही हूँ कि एफएमसीजी के नाम आने लगे। मतलब पिछले साल भी हमारे विनर्स में आईटीसी और ब्रिटानिया तो थे, पर बाकी इतना कोई एफएमसीजी का स्टॉक हमारे सिस्टम्स को पसंद नहीं आ रहा था। ये जो अभी जून जुलाई का रीबैलेंस था, उसमें हमने देखा कि अब मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन अब पहली बार एफएमसीजी के कई नाम आने लगे हैं हमारे सिस्टम में, तो वो एक बदलाव आया है। एफएमसीजी इस पर रडार पे रखेंगे। अच्छा मैम, मैं आ तो रहा था कि पूछूं आपसे इन्फ्लेशन, एफआईआईज और क्रूड के इस पुल बैक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आईटीसी ने जो, अगर आप कंफर्टेबल हो मैम प्लीज़, अगर आईटीसी ने जिस प्रकार की प्रक्रिया और जिस स्ट्रक्चर को चुना है अपने होटल कारोबार को अलग करने का, क्या आप उससे प्रभावित हैं? आप उसे ठीक मानती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको और अच्छी तरीके से किया जा सकता था, एक क्लियर विजन रखा जा सकता था इस डीमर्जर को लेकर? एक्चुअली मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में उतना डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगी वीरेंद्र। तो वो मतलब मैम, मैंने नाम तो लिया ओके कि है ओके हमारे पास। ओके मैम, हाँ जी। कोई दिक्कत की बात नहीं मैम। ओके, एक्चुअली क्या हुआ ना मैम, आपने जब आईटीसी पे कमेंट किया तो मैंने कहा चलो एक बार मैम का कमेंट लेके देखते हैं। खैर, कमिंग बैक टू माय कोर क्वेश्चन मैम, इस हाँ जी। अप्रैल मई जून जुलाई के 4 अवधि में करीब करीब 0.8 ट्रिलियन, करीब 80,000 करोड़ रुपए एफआईएस का नेट आया है इंडियन मार्केट्स में, जब ये बड़ा मूव जनरेट हुआ।
हमें अप्रैल में एक इंडिया में रेट हाइक के प्रोसेस में पॉज मिला था, लेकिन इस बार जब फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई और एक सेंस ये भी नहीं दिया कि सितंबर में कोई पॉज आएगा, फर्दर हाइक की पॉसिबिलिटी है मैम, ये फ्लो टुवर्ड्स जो इंडिया पिछले 4 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका व्यू क्या कहते हैं? और एक और चीज़ इस बीच हुई है, क्रूड में एक हमारी उम्मीद से ज़्यादा पुल बैक आ गया है, 85 की ट्रेजेक्टरी। इन दो फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस रैली पर? देखिए, फेड का जहां तक सवाल है, अभी आप कह नहीं सकते कि अगली बार वो रेट बढ़ाएंगे ही। मुझे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी अभी लगती है वो ये कि वो शायद एक बार रुकेंगे। ये नहीं है कि उसके बाद कभी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हो सकता है एक बार रुक जाए। और वो रियली इस पर निर्भर करता है कि अगली बार इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या आते हैं। अभी जो जून के इन्फ्लेशन के नंबर्स थे वो उम्मीद से ज्यादा अच्छे थे, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा कम हुई, तो इसलिए थोड़ा फेड के लिए थोड़ा एक बार चैन की सांस लेने की बात थी। तो अभी देखना पड़ेगा आगे, अब जुलाई के अगस्त के नंबर्स कैसे आते हैं, वो एक चीज है। उसके अलावा ये जो आप एफआईआई फ्लोज की बात करते हैं ना, मैंने शायद आपके चैनल पर भी कभी ना कभी कहा ही होगा कि आप अगर एफआईआई फ्लोज और मार्केट डायरेक्शन को देखें तो उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं रहता है। ये क्योंकि पहले हम लोग इसको ज्यादा ट्रैक करते थे, और वो ऐसा समय था जब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड भी नहीं थे, तो एक तरह से वही एक बड़ा स्रोत था इंस्टीट्यूशनल फंड्स का। लेकिन फिर भी उसमें दोनों में कोई साम्य नहीं था कि बाजार एक महीने में कहाँ जाता है और एफआईआई फ्लोस कहाँ जाते हैं। तो आप अभी तो मैं उसको ट्रैक भी नहीं करती क्योंकि उसका बाजार से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल मतलब जहां तक अमेरिकी आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो तो उम्मीद से थोड़ा अच्छा ही कर रही है ज्यादा, क्योंकि अभी आपको जीडीपी में भी रिसेशन वाली स्थिति आई नहीं, तो एक तरह से आप निकल गए। वो जो मुश्किल समय था, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई आप कहना चाहे तो, मैंने उस बारे में आज लिखा भी है। और दूसरी चीज जो क्रूड की, यहाँ क्रूड ऊपर तो गया है लेकिन फिर भी आप पिछले साल के हिसाब से देखें तो काफी नीचे है। और भारत के लिए क्रूड ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज क्रूड का जो है ना बहुत चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आपका इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति की दर पे तो सीधा सीधा पड़ता ही है, पर उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट पे, आपके ग्रोथ पे, वो सब चीजों पर पड़ता है। और वो अगर क्रूड नीचे रहता है तो आरबीआई को भी सांस लेने का मौका मिलता है। और अभी जो इंडिया में इन्फ्लेशन तो सब्जियों और ये खाद्य पदार्थ की तरफ से आ रही है, तो वो उसका वैसे तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उसको ब्याज की दरें बढ़ाकर उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन फिर भी अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर रहती है तो शायद आरबीआई पर प्रेशर रहे रेट बढ़ाने का। ओके देवना जी, आपके पास लग्जरी है एफआईएफ नंबर्स रोज ना देखने की। हमारा काम ही यही है रोज रोज एफआईआई नंबर, डीआई नंबर देखना, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, ये सब देखना, ये हमारा काम है। एक फाइनल सवाल आपसे फिर, तो इस समय कमोडिटी प्राइस आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में, और कुछ नहीं? ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, क्रूड? हाँ, क्रूड खासकर, बाकी तो इतना नहीं इम्पैक्ट करता, पर क्रूड अभी हम लोग के सिस्टम्स को तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। फिलहाल तो ऐसा व्यू नहीं है। हमारे जो सिस्टम्स देखते हैं एसेट क्लासेस को, एसेट प्राइसेस को, उसमें ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि बहुत अधिक ऊपर जाएगा। और मैंने अर्थव्यवस्था की बात की, पर क्रूड का बहुत कुछ प्रभाव कंपनीज की अर्निंग पर भी पड़ता है, उनके मुनाफे पर भी पड़ता है, क्योंकि क्रूड का मतलब खाली क्रूड नहीं होता, बहुत सारे डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जिनका प्रभाव आप जिनको इस्तेमाल किया जाता है एफएमसीजी में, केमिकल्स, टेक्सटाइल, सीमेंट, बहुत सारी बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें ये अगर क्रूड कम होता है प्राइस तो आपको आपका मार्जिन या तो बढ़ता है, या आप अगर कंज्यूमर को वो पास ऑन कर दें तो आपके सेल्स पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो क्रूड का बहुत तरह से महत्व है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए शुक्रिया। चलिए फिर अब एक